नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज शांत कुबा और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी या तो किसी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या फिर आने के चांसेस बनते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू स्टडी IQ वंस अगेन। एंड अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें या फिर लीगल क्विजेस में पार्टिसिपेट करना चाहें तो टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी IQ की तरफ से ये जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चांस है आपके लिए, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की और देखते हैं क्या कहा गया। कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356। देखिए भाई, आर्टिकल 356 हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी से जुड़े हुए प्रोविजन से डील करता है। इनफैक्ट 352, 356 एंड 360 तीन आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी से जुड़े हुए प्रोविजन से डील करते हैं। इन्हीं में आर्टिकल 356 से जुड़ी हुई कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें पहचान करनी है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहली क्या है, अ प्रोक्लेमेशन सो अप्रूव्ड शैल अनलेस revoked cease to operate on the expiration of a period of 6 months from the date of issue of the proclamation। यहाँ पर ये कहा गया कि भाई अगर एक प्रोक्लेमेशन जो कि प्रेसिडेंट ने इशू की रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, वो प्रोक्लेमेशन पास होने के बाद कहाँ जाती है, वो जाती है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के पास। अब उन्होंने भी अगर ये प्रोक्लेमेशन को पास कर दिया तो वो कितने टाइम तक लागू रहती है, 6 महीने तक लागू रहती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, वो हमें पहचान करनी है। दूसरी है जी, प्रोक्लेमेशन मे बी रिवोक्ड और वेरिड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। तीसरा है, एवरी प्रोक्लेमेशन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज where any state has failed to comply with any direction given in the exercise of the executive power of the union under any provisions of this constitution, the president may impose president's rule। अब देखिए भाई, ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, इन चारों में से पहली जो तीन स्टेटमेंट्स हैं वो 356 में हमें देखने को मिलती हैं, एज इट इज आ जाती हैं। अगर हमने आर्टिकल पढ़ रखा है तो हमें पता होगा। जहां पर पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने जैसे अभी डिस्कस भी किया कि भाई जब प्रेसिडेंट हैं, उन्हें जब ये लगता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जब प्रेसिडेंट को गवर्नर की तरफ से ये रिपोर्ट जाती है कि भाई स्टेट की जो मशीनरी है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, या फिर प्रेसिडेंट को सुओ मोटो ऐसा फील होता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं बाय अ प्रोक्लेमेशन। वो जो प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं वो दोनों हाउसेस के पास जाएगी, दोनों हाउसेस उसे पास करेंगे तो 6 महीने तक वो प्रोक्लेमेशन लागू रहेगी। दूसरी बात ये कि भाई क्या कहा गया कि अगली प्रोक्लेमेशन एक इशू करने के बाद दूसरी प्रोक्लेमेशन इशू करके पहली प्रोक्लेमेशन को प्रेसिडेंट वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। अगली बात यहां पर जो कही गई, क्या, जैसे कि हमने कहा कि भाई दोनों हाउसेस के पास जाएगी ही जाएगी, लेकिन ये जो फोर्थ स्टेटमेंट आप देख रहे हो ये 356 की नहीं है, ये 365 की है। एक इंपॉर्टेंट यहां पर कंफ्यूजन वाला पॉइंट यहां आता है। देखिए भाई, दोनों आर्टिकल्स जो हैं 356 एंड 365 दोनों ही यहां पर जो है बात करते हैं किसकी, प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। 356 में जो है एक वाइडर आर्टिकल है, यहां पर कहा गया कि अगर स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना करे तो यहां पर जो है प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाएगा। उसी का एक स्पेसिफिक ग्राउंड आप कह सकते हो कि 365 में दिया गया, जहां ये कहा गया कि अगर यहां पर ऐसा हो कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दी गई हो, यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए एक लीगल डायरेक्शन देती है जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में आती है, ऐसी कोई डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट उस डायरेक्शन को मानने से मना कर देती है। ऐसे में प्रेसिडेंट ये एज्यूम कर लेंगे या प्रेसिडेंट ये मान लेंगे कि स्टेट जो है अब इट कैन नॉट बी कैरिड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्टेट जो है अब संविधान के दायरे में काम नहीं कर रही है। और ये एज्यूम करने के बाद 356 में जो प्रेसिडेंट का रूल का जो प्रोविजन दिया हुआ है वो लागू करा जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट का रूल लगाया जा सकता है। सो ये 356 और 365 दोनों आर्टिकल्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच case it was held that the freedom of speech and expression also extends to the reporting the proceedings that happen in the court including the oral observations made by the judges। इनमें से कौन से केस में ये बात कही गई कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट भी आ जाता है। तो स्टेट सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बी
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजय भास्कर, सी राहुल शर्मा वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एंड डी जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आपको बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। सो द राइट ऑप्शन इज बी, द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजय भास्करा। 2021 में दोबारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रीइटरेट किया कि भाई ये जो आप देख रहे हो, जो हम मीडिया की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) की अगर हम बात करते हैं तो कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी मच पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड साथ में ये भी कहा गया दैट इसी में आ जाता है फ्रीडम टू कवर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब एक चीज को याद रखें कि जो रीसेंट जजमेंट्स होती है ना, इस तरह की जो रीसेंट जजमेंट्स होती हैं उनका एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था आधार का केस, है ना, पुट्टा स्वामी वाली जो जजमेंट थी वो हमने डिस्कस की, या वो जो ट्रिपल तलाक वाली जजमेंट थी शायरा बानो वाली वो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। वो 2016-17 के तो सारे केसेस ही थे, 2018 में बिहार जुडिशरी होता है वहां आ गया। इसी तरह के यहाँ पर जो है केसेस हमें याद रखने चाहिए। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही कवर किया गया फ्रीडम टू कवर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई पीपल आर नाउ डिजिटली ओरिएंटेड एंड हेंस लुक टू इंटरनेट फॉर द इंफॉर्मेशन। अब जो लोग हैं वो डिजिटली ओरिएंटेड तो हो गए हैं, इंटरनेट की तरफ भागते हैं, हमें वहां पर जो है इंफॉर्मेशन देने से रोक नहीं लगानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज कॉन्कॉमिटेंट टू आर्टिकल 19 एंड अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। ये बात किस में कही गई? भाई राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड केवल भारतीय सिटीजन्स के पास ही है और आर्टिकल 19 का एक अभिन्न अंग है। ये बात किस में कही गई? सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जय अम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, राहुल शर्मा वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इनमें से आपको बताना है कि ये बात किस में कही गई। देखिए भाई इसमें ये जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कही गई। अब इसमें आप देखिए हुआ क्या बेसिकली। देखिए भाई रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं, जो रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज हैं बेसिकली उनकी डिपोर्टेशन का ये सारा मामला था। हम सब जानते हैं कि रोहिंग्यास जो हैं वो भारत में आए हैं म्यांमार से, रिफ्यूजीज हैं, उन्हें रिफ्यूजीज का यहाँ पे स्टेटस है। अब रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने की बात की जा रही है बिकॉज ऑफ वेरियस सोशोलॉजिकल इश्यूज। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है और वहाँ पर ये दावा किया गया था कि भाई डिपोर्टेशन नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 जो है वो सबके पास अवेलेबल है भारत में, चाहे वो सिटीजन्स हो या फिर नॉन सिटीजन्स क्यों ना हो। लेकिन आर्टिकल 19 जो है जिसमें ये बात की गई है कि भाई कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी कोने में जा सकता है और किसी भी कोने में सेटल डाउन हो सकता है, ये जो फ्रीडम है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के पास है, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास है। और आर्टिकल 19(1)(e) जो कि बात करता है कि भारत में हम कहीं पर भी सेटल डाउन हो सकते हैं, उसी का दूसरा हिस्सा है कि भारत से आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि आपके पास ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आप भारत में कहीं पे भी सेटल डाउन हो सकते हो। एंड एट द सेम टाइम उसी का एक हिस्सा बन जाता है कि भाई आपको भारत से निकाला नहीं जाएगा। ऑलराइट, सो जैसे कि हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसी तरह से हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही फ्रीडम टू साइलेंस आ जाता है, यानी कि चुप होने की भी आज़ादी है। इसी तरह से इस पूरे फ्रीडम ऑफ सेटलिंग डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया में ही आ जाता है क्या? फ्रीडम नॉट टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, फ्रीडम ऑफ नॉट टू बी और राइट ऑफ नॉट टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। बट ये राइट अवेलेबल किसके पास है? केवल और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास ही अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते जी द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, 10वें जो हमारा शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, उसमें क्या बातें की गई हैं? ए, provisions regarding to the validation of certain acts and regulations. B, provisions regarding the disqualifications on the ground of defection. C, provisions regarding the administration and control of scheduled area tribes. And D, provision regarding to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल की हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि डिफेक्शन से जुड़ा हुआ 10th शेड्यूल है। अगेन
डिफेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये 10th शेड्यूल लाया गया था। एक बहुत ही गहरा मुद्दा बन चुका था जब ये डिफेक्शन के लिए 52nd अमेंडमेंट लाई जाती है। रीज़न बीइंग कि भाई एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां हमें देखने को मिलता है कि भाई स्टेबिलिटी ही नहीं है, सरकारें गिर रही हैं, बन रही हैं, गिर रही हैं, बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी से चुनकर एमएलएज या एमपीज आते हैं, उस पार्टी की टिकट से चुने जाने के बाद वो अपनी जो पार्टीज हैं वो बदल लेते हैं। इस सिस्टम को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लाया गया, जहां पर कुछ ग्राउंड्स डिसाइड किए गए और उन ग्राउंड्स पर अगर कोई व्यक्ति यानी यहाँ पर पाया जाता है कि उसने मान लो अपनी पार्टी से जिससे चुनकर आया था उसके बाद अपनी पार्टी बदल ली, या कोई और यहाँ पर जो भी ग्राउंड्स है हम अभी डिस्कस कर लेंगे, इन पे कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसकी जो कुर्सी है वो छिन जाएगी। यहाँ पर जो अल्टीमेट पावर ऑफ डिसीजन है वो किसके हाथ में है? या तो स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से हैं, चेयरमैन राज्यसभा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से हैं, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो स्पीकर होते हैं उनके पास अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन और नॉट। अब ये ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि एक मैंने कहा कि भाई आप जिस पार्टी की टिकट से चुनकर आते हो उसके बाद आपने चुने जाने के बाद आपने अपनी पार्टी बदल ली, ये ग्राउंड बनता है। पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं आपको पार्लियामेंट में या लोकसभा में या जहां पर भी आप हो, वहां पर पार्टी की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए, यहाँ वोट करना है या नहीं वोट करना है। अगर आप उसके खिलाफ जाकर वोटिंग कर रहे हो या अपना बिहेवियर दिखा रहे हो, वो भी एक ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बनता है। इसी तरह से जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, हम जानते हैं कि राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अब ये जो 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं दोस्तों, इनके पास एक विंडो होती है शुरुआत से लेकर 6 महीने तक की, यानी कि आज इनका नॉमिनेशन हुआ तब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक की इनकी एक विंडो रहती है कि इस विंडो में ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी की मेंबरशिप ये लेना चाहते हैं या फिर न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अगर 6 महीने बीत जाने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी में ये जाएंगे तो ये फिर एक ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बन जाता है अगेन इन मेंबर्स के लिए। सो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर जो है डिफेक्शन से जुड़ी हुई 10th शेड्यूल में कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए भाई, हमारा प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल से जुड़ी हुई 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला है कि प्रीएम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा है इट एनविसेजेस दैट ऑल द सिटीजंस हैव द फंडामेंटल राइट्स। तीसरा है इट सीक्स टू सिक्योर गुड लाइवलीहुड टू ऑल। एंड चौथा है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भाई, ये चारों स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सी है। सो हमें देखने को मिलता है इसकी में जो राइट स्टेटमेंट आएगी वो तो आएगी जो है ये जो सी है वो आएगी दैट इट सीक्स टू सिक्योर गुड लाइवलीहुड टू ऑल। अब क्यों और कैसे हम जान लेते हैं। देखिए भाई, प्रीएम्बल में यहाँ पर बात की गई है इक्वालिटी की, क्या इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। साथ ही में यहाँ पर बात की गई है क्या, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो तो हमें इंश्योर हो गया कहां से, फंडामेंटल राइट से। जो पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करते हैं वो हमें इंश्योर होता है फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स हमें फ्रीडम देते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें एक पॉलिटिकल या फिर यहाँ पर यूं कहें कि राजनीतिक नागरिक बनने का मौका मिलता है उनमें, फंडामेंटल राइट्स में। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की, तो इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस जो इंश्योर किया गया है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस हमें दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और उन्हीं में ये भी कहा गया है सरकार को, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उनमें से एक ये भी है कि जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, उन सबको राइट टू इक्वल लाइवलीहुड का चांस मिलना चाहिए। सबको यहाँ पर जो है अपनी आजीविका कमाने का जो मौका है वो सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि सबको वो मिले। सो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे जो प्रीएम्बल में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से कौन से पार्ट में दी गई है। पहला है ए पार्ट 17, बी है पार्ट 16, सी पार्ट 10 एंड डी पार्ट 15। अब देखिए भाई कौन से पार्ट में यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है, तो आंसर इज ए पार्ट 17।
अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक ऐसा मुद्दा है जो कि बार बार हमें देखने को मिलता है कि न्यूज़ में बना ही रहता है। कभी किसी की कोई स्टेटमेंट आ जाती है या फिर कभी कहीं पे कोई प्रोटेस्ट होता है इसको लेकर। ऑलराइट, सो खास करके ये एक सेंसिटिव इशू है कई सारी स्टेट्स के लिए, जैसे कि साउथ इंडिया की हमारी तमिलनाडु जैसी स्टेट्स हैं। सो इससे कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। पार्ट 17 यहाँ पे बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। पार्ट 17 में हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 343, 345 ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। आर्टिकल 343 में यहाँ पर ऑफिशियल, अगेन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में फर्क हो जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी 343 में कौन सी बनाई गई? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी हिंदी, और ये कहा गया था कि भाई जब संविधान शुरू होता है उससे लेकर 15 साल तक हिंदी के साथ हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे, एज यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती है वो हिंदी बनाई गई थी 343 में। और अगले 15 साल यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ उससे लेकर 15 साल तक जो है ये इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। लेकिन साथ ही में ये भी यहाँ पर कहा गया कि भाई इस जो इंग्लिश है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट अगेन, एंड न्यूमरल्स जो होंगे वो कौन से यूज होंगे? वो इंटरनेशनल फॉर्म में जो होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये वाले न्यूमरल्स इसमें यूज होने की बात कही गई। अब इसी के क्लॉज 2 में कहा गया कि फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। लेकिन यहां पर यह कह दिया गया कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो इसी पीरियड के दौरान बाय ऑर्डर ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज, और यहां पर प्रेसिडेंट के पास यहां पर यह पावर दे दी गई कि वो इंग्लिश का यूज जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, और वही किया गया। अभी तक जो है इंग्लिश का यूज एक्सटेंडेड फॉर्म में इसी आर्टिकल के तहत चल रहा है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, अब देखिए भाई यूनियन की या इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमने देखा 343 में हमने डिस्कस की, लेकिन 345 में एक स्टेट के पास ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का यहाँ पे अधिकार है। कैसे चुनी जाती है? तो जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है वो में क्या कहा गया कि मे बाय लॉ अडॉप्ट वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन द यूज इन द स्टेट। यहां पर लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है, या स्टेट की जो विधानसभा है उनके पास ये अधिकार है कि वो एक कानून पास करके अपनी स्टेट के लिए कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज या एक से अधिक ऑफिशियल लैंग्वेज को चुन सकते हैं। अगर वो चाहें तो हिंदी को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं। सो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 345। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वारम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की एक मीटिंग बुलाने के लिए या लोकसभा की एक मीटिंग की शुरुआत करने के लिए, कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए कम से कम कितने लोगों की उपस्थिति होना जरूरी है? ए, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बी, a quarter of the total members of the Lok Sabha, or C, 1/5 of the total members of the Lok Sabha, and D, 1/10 of the total members of the Lok Sabha। इसका राइट जो आंसर है वो आई गेस आपने गेस कर ही लिया होगा। D, 1/10 is of the total members of Lok Sabha रिक्वायर्ड है हमें अगर लोकसभा की कार्रवाई शुरू करनी है तो। अब ये 100 आर्टिकल जो है उसी में यहाँ पर बताया गया है कि भाई लोकसभा की जो कोरम है उसके लिए कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं। तो क्या कहा गया? Until the parliament may by law otherwise provide the quorum to constitute a meeting of either house of the parliament shall be 1/10 of the total members of Lok Sabha। पार्लियामेंट का चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी हाउस हो, 1/10 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसके 1/10 मेंबर्स जो हैं वहां पर उपस्थित होंगे, तभी पार्लियामेंट की किसी भी हाउस की जो कार्रवाई है वो शुरू हो सकती है। कहता है जी इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ अ हाउस देयर इज नो quorum, it shall be the duty of the chairman or the speaker or a person acting as such either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is quorum। So जब कभी ये 10% यानी कि 1/10 से कम हो जाएंगे लोग एक मीटिंग के दौरान, तो जो भी हाउस है, चाहे वो चेयरमैन का यानी कि राज्यसभा है तो वहाँ पे चेयरमैन, लोकसभा है तो वहाँ स्पीकर, या फिर कोई और अगर प्रिसाइड कर रहा है तो वो उस मीटिंग को स्थगित कर देंगे, एडजॉर्न कर देंगे जब तक कि कोरम वापस नहीं आ जाता। सो बेसिकली ये हमें 100 सेक्शन में, आर्टिकल 100 में दी गई बात हमें देखने को मिलती है। Next question is which article of the Indian Constitution describes the taxes are levied and collected by the center but distributed by the center between the center and states। अब देखिए भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि
एक प्लेन क्वेश्चन है, प्लेन इन द सेंस कि एक आर्टिकल से एज इट इज उठकर आ गया क्वेश्चन। आर्टिकल पढ़ रखा है तो आता होगा, नहीं पढ़ रखा, क्योंकि ऐसे आर्टिकल्स को अक्सर हमारी टेंडेंसी होती है कि अवॉइड कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे आर्टिकल थोड़ी ना आ जाएंगे, बट कई बार अगेन नहीं पता होता एग्जामिनर के मन का कि क्या पूछ ले। सो ऐसा भी कोई आर्टिकल एटलीस्ट इन सेशंस में हम कवर कर लेते हैं, आप खुद से नहीं भी पढ़ोगे तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो 270 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 270 में यहाँ पर क्या कहा गया है, कहता है जी द टैक्सेस लिवाइड एंड distributed between the union and the state. All the taxes and duties referred to in the union list except the duties and taxes referred to in Article 268, 269 and 269A respectively, and surcharges on the taxes and duties referred to in Article 271, and any cess levied for the specific purpose under any law made by the Parliament shall be levied and collected by the Government of India and shall be distributed between the Union and the states in the manner provided in clause 2. So basically ये कुछ टैक्सेस होंगे जो कि यूनियन लिस्ट से जुड़े हुए टैक्सेस होंगे। कलेक्ट कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होंगे? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो अगर हमें कई बार प्रीएम्बल हम याद कर लेते हैं ना, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो इस तरह से हम प्रीएम्बल याद कर रखा है तो एक राइट ऑर्डर में हम बोल देंगे, नहीं याद कर रखा तो फिर यहाँ पर फंसने वाली बात हो जाती है। ए सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, बी डेमोक्रेटिक सॉवरेन सोशल सेक्युलर सोशल, सी सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेक्युलर सोशलिस्ट। सो अगेन सो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, द राइट आंसर इज सी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके बाद हम अगर हम इसको याद करते हैं तो क्या आता है? सॉवरेन सोशलिस्ट सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। सो ये एक करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन वर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनीवन एनी पर्सन। अब ये हमें देखना है कि कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। ए आर्टिकल 41, बी 72, सी 27 एंड डी 91। इसका राइट आंसर आई गेस आपने यहाँ पर सोच ही लिया होगा। इसका राइट आंसर है 72। आर्टिकल 72 में यहाँ पर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। पहला है पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड दूसरा रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस। अब तीन ऐसे केसेस हैं जहां पर हम इनके भी मतलब समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि तीन ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं। कौन से ऐसे केसेस हैं? ऐसे केसेस जो कि कोर्ट मार्शल से जुड़े हो, यानी कि जहां पर एक व्यक्ति को कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा मिली हो। दूसरा, जहां पर एक व्यक्ति को कोई ऐसे कानून के तहत सजा मिली हो जो कि यूनियन लिस्ट का कानून है, यानी कि ऐसा कानून जो कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के तहत बनाया गया है, वहां प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। और तीसरा, कोई भी डेथ सेंटेंस का जो कोई सजा पाया हुआ व्यक्ति है, उस केस में यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया है ये तो एकदम यहाँ पे खराब भी हो गया। खैर, पार्डन की हम बात करें तो क्या कहता है जी? पार्डन मीन्स व्हाट? टू रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन। अगर हम यहाँ पर बात करें पार्डन की, तो पार्डन का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति को आपने कंप्लीटली एब्सॉल्व कर दिया। एब्सॉल्व करने का मतलब क्या कि भाई जिस व्यक्ति को आपने यहाँ पर जो सजा मिली हुई थी उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके थे, सिद्ध होने के बाद उसे सजा मिली थी, जब आप पार्डन कर देते हो उस व्यक्ति को तो कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देते हो। एब्सॉल्व करने का मतलब क्या कि अब वो व्यक्ति उससे पहले क्राइम करने से पहले वाली सिचुएशन में पहुंच गया, यानी कि उसके ऊपर जो आरोप भी लगा था वो तक खत्म कर दिया, सजा तो माफ कर ही दी। फिर दूसरा हमने क्या देखना है यहाँ पर, कहता है जी कॉम्यूटेशन। अब कॉम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? इट डिनोट्स अ सिचुएशन ऑफ वन फॉर्म जहां पर एक सेंटेंस को एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस से दूसरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस में आप चेंज कर देते हो, उसे हम बोल देते हैं कॉम्यूटेशन। ऑलराइट, सो कॉम्यूट का मतलब होता है कि आपको लेट्स से किसी को यहाँ पर डेथ सेंटेंस मिली हुई थी, डेथ सेंटेंस से उसे कम्यूट करके आपने क्या कर दिया? डेथ सेंटेंस से उसे कम्यूट करके आपने यहाँ पर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कर दिया। कम्यूटेशन के बाद थर्ड आप यहाँ पर नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, उसके बाद आता है जी रिमिशन। रिमिशन क्या है? रिमिशन है जी
रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द नेचर। रिमिशन का मतलब है लेट्स से किसी को 15 साल के लिए या 14 साल के यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली थी, उसे घटाकर हमने क्या किया, 10 साल की या 8 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कर दी। सो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पर पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड जो है उसे यहाँ पर घटा दिया, उसे हमने यहाँ पर कंप्लीटली चेंज नहीं किया, सिर्फ नेचर चेंज नहीं हुआ, टाइम पीरियड हमने यहाँ पर घटा दिया। फिर आ गया जी क्या, रेस्पाइट। कहता है जी रेस्पाइट का मतलब होता है लेसर सेंटेंस इन सर्टेन सिचुएशंस। अब देखिए भाई, लेसर सेंटेंस इन सर्टेन स्पेशल केसेस। फॉर एग्जाम्पल रिस्पाइट में मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं या फिर एक प्रेग्नेंट महिला हैं, उन्हें यहाँ पर किसी केस में लेट्स से 14 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है। अब क्योंकि एक स्पेशल केस है कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी या ही इज़ अ ओल्ड पर्सन, तो ऐसे केस में हमने क्या किया, उनकी जो सेंटेंस है उसे हमने कम कर दिया। रिस्पाइट के बाद रिप्रीव आ जाता है। रिप्रीव का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम एक सेंटेंस को सस्पेंड कर देते हैं। खास करके किसी को डेथ सेंटेंस मिल चुकी है, डेथ सेंटेंस का समय आ चुका है और वो अभी प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग के लिए गया नहीं है, या उसने अपने जो भी उसके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल थी सारी यूज़ नहीं की हैं, यूटिलाइज नहीं किए हैं, तो ऐसे में रिप्रीव कर देंगे। रिप्रीव का मतलब है क्या, कि जो उसकी डेथ सेंटेंस की डेट आ चुकी है जो बहुत ही करीब है, उसे हम सस्पेंड कर देंगे और इन द मीन टाइम उसके पास ये समय मिल जाएगा कि वो अपनी बाकी की जो लीगल रेमेडीज हैं उनका फ़ायदा उठा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर इनडेफिनिट पीरियड। यहाँ पर 4 वीटोज हैं, जो 3 वीटोज की हमने बात की हुई है। पहला है पॉकेट वीटो, दूसरा है रेगुलर वीटो, तीसरा है एब्सोल्यूट वीटो एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो इनमें से कौन सी ऐसी वीटो है जिसका इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक बिल को इंडेफिनिट टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं। सो आप सबने गेस कर ही लिया होगा, इसका राइट आंसर है ए, पॉकेट वीटो। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 तरह की जो वीटोज हैं एक प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के जो हैं वो एंजॉय करते हैं। पहली है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा ने कोई बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपनी सहमति देने से मना कर दिया, यानी कि उसे डिनाई ही कर दिया। अब क्या होगा, अब डिनाइल के बाद वो जो बिल है वो डेड हो गया। फिर दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट के बाद क्या आ गया, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास लोकसभा और राज्यसभा के पास तरफ से एक बिल पास होकर आता है कि भाई इसके ऊपर साइन करो, एक्ट बनाओ। प्रेसिडेंट को लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ है, प्रेसिडेंट ने वो बिल वापस लोकसभा और राज्यसभा के पास भेजा, वहां से मान लो विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट दोबारा वो बिल आ गया, तो अब जो है प्रेसिडेंट की मजबूरी हो जाएगी कि अब उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट के बाद आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो एक ऐसी वीटो है जहां प्रेसिडेंट कोई एक्शन ही नहीं लेते, बिल आ गया दोनों हाउसेस की तरफ से पास होके, प्रेसिडेंट ना तो उसे रिजेक्ट करते ना उसे पास करते, वो वहां पर रख लेते हैं और भूल जाते हैं, इसे बोलते हैं जी पॉकेट वीटो। ऑलराइट, सो ये एक ऐसी वीटो है जहां पर इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट उस पर कोई एक्शन नहीं भी लेते तो चलता है। ठीक है, चलिए। Who said the statement? Democracy is the government of the people, by the people and for the people. A very famous statement. किसने कही? अक्सर इस पर भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। सो 4 ऑप्शंस हैं, रूसो, जे.एस. मिल, जो अब्राहम लिंकन एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर जो है अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन ने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर दिया दैट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अगेन अब्राहम लिंकन कौन थे भाई? ये एक यूएस के प्रेसिडेंट थे। कब से कब तक? 1861 से 1865 तक। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इनका कार्यकाल रहा है, बिकॉज एक तो इन्हीं के समय में सिविल वॉर लड़ी जाती है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी होती है और यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूएस इकोनॉमी की भी शुरुआत वहीं से होती है। सो स्लेवरी की जो सिविल वॉर लड़ी गई थी, स्लेवरी की एबोलिशन होती है, वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके टाइम के जो हैं इवेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। By which constitutional amendment the voting age was reduced from 18 to 20 to 18 years from 21 years? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी भाई जिसके तहत वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था? ए 61st अमेंडमेंट 1988, बी 103rd अमेंडमेंट 2019, 21st अमेंडमेंट 1967 एंड 12th अमेंडमेंट 1961। आप बताइए भाई इनमें से कौन सी अमेंडमेंट थी? आई गेस आप लोगों ने यहाँ पर सही आंसर जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 61st अमेंडमेंट है 1989 की, जिसके तहत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एज है, वोटिंग एज है, उसे कम किया गया। अगेन इट वाज अ रिकॉग्निशन टू द फैक्ट कि हमारे देश का जो लिटरेसी लेवल है वो बढ़ चुका है, हमारे देश का जो यूथ है वो अब केपेबल हो चुका है,
वो अपने गलत और सही को जानने लग गया है, वो पढ़े लिखे हो चुके हैं। इन द रिकॉग्निशन ऑफ द सेम फैक्ट and in the recognition of the development that had took place in the society by that time, it was decided कि हमें जो voting age है वो 21 से घटाकर 18 करनी चाहिए, and it was implemented through this amendment। चलिए आगे बढ़ते हैं। In which of the following cases Supreme Court held that the Parliament can amend any part of the Constitution including the fundamental rights under Article 368। अब देखिए भाई, ये बार बार डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है। इसमें आप बताइए कौन से ऐसे केस था, कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स या किसी भी पार्ट को यहाँ पर डिस्कस या अमेंड कर सकती है। ए केशवानंद भारती, बी है मेनका गांधी, सी प्रेम शंकर शुक्ला केस एंड डी नन ऑफ द अबव। आप सबने यहाँ पर सही उत्तर दे ही दिया होगा। ए केशवानंद भारती केस हम सब जानते हैं कि भाई ये एक पूरी चेन है। अब ये इवोल्यूशन हुई है, केस लॉ में भी हम देखते हैं कि भाई शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई यस द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर गोलकनाथ केस आता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नो, पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और सॉरी फंडामेंटल राइट्स। ऑलराइट, सो फिर 24th अमेंडमेंट आती है जहां पे पार्लियामेंट ने खुद को ये पावर दे दी कि हम फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इन गुड सेंसेस एक जजमेंट दी जिसका नाम था केशवानंद भारती केस, जहां पर हम कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो टेढ़ी उंगली से निकाल लो, वही यहाँ पर हमें देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को भी खुश कर दिया कि हाँ यार आपके पास ये पावर है कि आप अमेंड कर लो कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का हर पार्ट आप अमेंड तो कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप ध्यान रखोगे, उसे आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हो। सो एक ऐसी चीज़ जो एक ऐसा मंत्र आप कह लो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना काम भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम भी कर दिया, पार्लियामेंट को भी खुश कर दिया और बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर डिफाइन नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर हम कह दें कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं है। इवॉल्व हो रही है, ये डॉक्ट्राइन भी इवॉल्व हो रही है। हर दिन जब भी कोई नया केस आता है, इंपॉर्टेंट केस आता है, कह देते हैं जी ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में है, ये चीज़ हो रहा है। सो इट इज़ एन एवर ग्रोइंग लिस्ट। ऑलराइट, सो ये हमें देखने को मिलता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, जब कभी डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जी, इन इंडिया द रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड इन। रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है? 12, 13, 14, 21 किस में दिया गया है? सो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 14। जो रूल ऑफ लॉ है बेसिकली वो बात करता है कि भाई जो कानून बनाने वाले हैं, जो कानून को लागू करने वाले हैं और जो कानून को एडजुडिकेट करने वाले हैं, इन तीनों में से कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, ये इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ। और यही बात हमारे आर्टिकल 14 में भी कही गई है। क्या? देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और यही बात किस में कही गई? रूल ऑफ लॉ। यही बात किस में कही गई? 14 में। इसीलिए हमने क्या कहा कि रूल ऑफ लॉ इज गिवन इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए लेडीज एंड जेंटलमैन। आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। हमारी ये सीरीज हम कंटिन्यूड रखेंगे एंड अगली बार फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।